हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं आपकी अदालत सीएम योगी के साथ। भाई नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक वीडियो को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं। कि पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। राहुल गांधी साहब ये क्या करते हैं? इस सब के बावजूद राम मंदिर का ये लोग विरोध करें, भारत के संसाधनों का गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित को, यानी जनजाति को, पिछड़ी जाति के लोगों को, अन्य गरीबों को मिलने वाली सुविधा ये मुसलमानों में लुटाएं, और तब भी ये भारत से समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हो। फयाज चौधरी जैसे लोग ही इनको समर्थन करेंगे। कोई सभ्य सोसाइटी भारत की और भारत का कोई राष्ट्रभक्त इनको समर्थन नहीं कर सकता है। अभी अभी समर्थन करने वाले हैं मणिशंकर अय्यर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए क्या? ऐसा नहीं, नया भारत है। ये कांग्रेस की मणि हो सकती है, भारत का मणि नहीं हो सकता। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा, और यह भारत ने करके दिखाया है। और यही कारण है, यही कारण है। देखिए, पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे। दिल्ली में हुए, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की आपकी अयोध्या की कचहरियों में हुए, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ, होते हैं। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा, एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है। नक्सलवाद समाप्त हुआ है, वो तो और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं, मेरा हाथ नहीं है, मेरा समझ नहीं है। ये नया भारत है, ये देश की ताकत है। इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय रे साहब सीमा पार से आतंकवाद है, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। लेकिन मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे। जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे, एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त। आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। ये ताकत दिखानी पड़ेगी, और ताकत मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने दिखाई है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत श्रेष्ठ भारत भी है। न केवल भारत को सम्मान दिलाता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी करना जानता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी बेहतरीन रखना जानता है, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्यों को भी आगे बढ़ा सकता है। आज आप देख रहे होंगे आईआईटी, आईआईएम, एम्स की संख्या 2014 तक केवल 7 बनी थी। 7 में से भी 6 अटल जी ने बनाए थे। 7 में से 6 अटल जी ने बनाए। आज इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो गई है। ये मोदी जी के समय में बढ़ा। मेट्रो 5 सिटी तक थी, आज 20 सिटी में मेट्रो की सुविधा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त करेंगे? ये सुविधा, एयरपोर्ट कांग्रेस के समय यानी आजादी के पहले से लेकर 2014 तक केवल 74 थी, आज इनकी संख्या 152 हो चुकी है। ऐसे ही आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला, और गरीब कल्याणकारी योजना की कोई गिनती नहीं। ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो हुए, ये कार्य इस बात को दिखाते हैं कि यहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और विकास ही नहीं है, विकास को विरासत से भी जोड़ा गया है। ये विरासत ही है जिसमें अब हमको अकबरपुर कहने में संकोच होता है। हमको लगता है कि अकबरपुर की जगह
इसका नाम महाराणा प्रताप नगर भी हो सकता है। हमको लगता है कि औरंगाबाद का नगर संभाजी नगर के रूप में हो सकता है, क्योंकि हमारी विरासत तो संभाजी महाराज जी से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, महाराणा प्रताप से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से है। हमारा संबंध किसी अकबर और किसी औरंगजेब से नहीं है, किंतु विरासत का गर्व की अनुभूति होगी वो इस पर करें, हमारा नहीं है। लेकिन योगी जी पूरा कैंपेन अगर हम देखें, चाहे वो राहुल गांधी भाषण दें, प्रियंका गांधी भाषण दें, खड़गे जी दें, अखिलेश यादव दें, शरद पवार दें या आम आदमी पार्टी के नेता दें, सब एक स्वर में एक ही बात कहते हैं, अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस देश में फिर कभी चुनाव नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि अगर नहीं, 4 जून को परिणाम जब आएंगे मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 285 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और मुझे देश के सबसे बड़े राज्य में तो मैं प्रचार में लगाई हूं, 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सचमुच भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करना जानती है। सही बात। हमारे यहां सनातन धर्म की परिभाषा ही ये कही गई है, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। हम सनातनी इसलिए हैं, हर काल खंड में रहेंगे, सम विषम परिस्थितियों में भी रहेंगे, लेकिन साथ साथ अगर किसी ने कुछ किया है तो वक्त आने पर उसको हम उसी रूप में, उसी प्रकार से सम्मानजनक ढंग से उसका जवाब भी देंगे। मोदी जी ने किया तो मोदी जी को लोग उसी सम्मान के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं, जहां जा रहे हैं, कहीं भी, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जहां गए सब जगह एक ही बात, हर एक जवान पर एक ही शब्द है कि फिर एक बार मोदी, सबकी जवान पर एक ही शब्द है। ये चीजें दिखाती हैं कि वो मगर नहीं या अगर नहीं, ये उनके मुंह से ईश्वर निकाल रहा है कि मोदी जी को फिर से आ रहा है, मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तीसरी बार मोदी जी को ही बनना है। और कोई संदेह नहीं कि जो अब स्वर निकल रहे हैं कि अब की बार 400 पार होना है, वह भी उधर हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये सब तो कह रहे 400 पार इसलिए कि संविधान को बदल देंगे। देखो, ये मोदी जी ने 10 वर्ष तक, मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ, यानी अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समर्थन था कि वो सरकार चला सकती थी। एनडीए को साथ में लेकर के मोदी जी ने 10 वर्ष तक सरकार चलाई है। इन 10 वर्ष में कभी संविधान के साथ कोई खिलवाड़ हुआ? मोदी जी ने जब नई संसद बनी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई मूल प्रति को अपने सिर पर रख करके किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथ की तरह दस्तावेज को उसी प्रकार से सिर में रख करके सम्मानजनक स्थान पर देश की संसद में स्थापित कराया। पहली बार हुआ है जब भारत के कोई प्रधानमंत्री भारत के संसद की, यानी संविधान के प्रति इतना सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ भी मोदी जी ने बनाए। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमान किया, उनको चुनाव हराया था, हमेशा उनको अपमान कराया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में उनकी अनिच्छा के बावजूद धारा 370 इन्होंने जोड़ी थी, 370 हट गई। फ्रीडम टू स्पीच का पहला अमेंडमेंट कांग्रेस लेके आई थी। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में देश के संविधान में इतना व्यापक संशोधन किए कि 42वां संशोधन ही मिनी संविधान कहलाने लग गया। और इन लोगों ने पहले जस्टिस रंगनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जिसने इस बात की सिफारिश की थी कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण मुस्लिम समाज को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ने विरोध किया था। फिर कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की
सच्चर कमेटी की, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो कमीशन गठित किया था, उस कमीशन ने भी इस बात की सिफारिश की, जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात का विरोध कर रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जस्टिस सच्चर कमेटी के आधार पर कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई कुछ जातियों को ही अनुसूचित जाति में शामिल कर दो, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सेन लगाई जा सके। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। आज कांग्रेस उसी साजिश का हिस्सा बनाना चाहती है। ये जातीय जनगणना, पहले जातीय जनगणना करेंगे, फिर जातियों को आपस में लड़ाएंगे, फिर आपस में लड़ा करके इनसे कहेंगे कि देखो आपस में आप लोगों में काफी मतभेद है, तब तक मुस्लिम समाज को आपके आरक्षण में से कुछ हिस्सा हम दे देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको कतई डकैती डालने की छूट कांग्रेस एनडीए गठबंधन को नहीं देने वाली है और इनके मंसूबों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में इनके द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं किया। जनता से हम इसको सवाल ले सकते हैं। आप पूरा देश घूम रहे हैं, इस चुनाव में आपको किसकी लहर लग रही है, किसकी हवा लग रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, यही आवाज कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 राहुल गांधी आज कह रहे थे कि लिख के ले लो, सबसे ज्यादा हार उत्तर प्रदेश में होगी बीजेपी की। देखिए, मुझे अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति को देख करके 403 विधानसभा सदस्यों का हमारा सदन है, कांग्रेस के पास केवल 2 सदस्य हैं। देखो, यूपी में कांग्रेस को ढोने के लिए 4 लोग भी नहीं है, 2 लोग सीमित हो गए और अगली बार वह भी गायब हो जाएंगे। राहुल जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर कांग्रेस में इतना ही जोश खरोश था तो 80 के 80 सीटों पे क्यों नहीं लड़ा यूपी में? एक दूसरा, वह अमेठी छोड़ करके वायनाड क्यों गए? फिर वापस आना ही था उनको तो अमेठी से क्यों नहीं लड़े? तो अच्छा है, ये हसीन सपने देखने चाहिए। भगवान करे ये सपने में जिए, क्योंकि इन्होंने देश को सपने ही दिखाए हैं। तो आप उन सपनों में जिए, खुशहाल में हैं। देश पे जब संकट आएगा तो फिर यहां से छोड़ करके, उनका तो पहले से ठिकाना है, वो अपने ठिकाने की तरफ लौट जाएंगे। तो क्योंकि ये तो वही है ना कि उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना, तो ये लोग वही वाले लोग हैं। 4 जून के बाद मुझे लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आप कह 2 ये लड़के साइकिल पे घूम रहे, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, ये इनकी जो दोस्ती है कि जीते तो मिलके लूटेंगे, हारे तो दिल टूटेंगे। और यूपी जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है कि इनको लूटने की छूट अब नहीं देनी है। इनकी दंगा पॉलिसी को यूपी में नहीं लागू होने देना है। इसलिए यूपी ने 2017 में ही 2 लड़कों की जोड़ी को पूरी तरह खारिज कर दिया था। वो उसकी और बात उसके कर रहे बाद हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह चल रही है। अतीक अहमद की बात मुझे लगता है। इनको कुछ दिखाई नहीं देता, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं पा रहे क्या कैसे हो रहा है सब। इसलिए जब तक वे कुछ सोच पाते हैं तब तक हमारी स्पीड काफी आगे को बढ़ चुकी है। तो यहाँ एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और तो सवाल आपका इस बात कहीं तोड़ फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। ठंडा हुआ कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा। देखिए, यह आवश्यक भी है
लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तो स्वाभाविक रूप से वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में वो डोज देना आवश्यक है। और जो कहा गया है मुझे लगता है कि वह उचित है। ऐसे लोगों को ऐसे ही डोज मिलना चाहिए। अब ओवैसी जी ने कहा कि छोटे को मत छेड़ो, अगर मैं छोटे को छोड़ दिया तो वो तोप है, तुम्हारा T20 कर देगा। पहले फ्यूज हो चुके हैं लोग, इनका फ्यूज उठ चुका है, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब योगी जी ये सही है कि देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक पुष्ट वोट देना है मोदी को हराने के लिए। देखिए ये मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने 10 वर्ष में सही बात, चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। सही बात है। उसको ये लोग नहीं चाहते कि वह कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई वैज्ञानिक बने, सही बात, भारत के अंदर वह नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके। फर्रुखाबाद में सुना है सलमान खुर्शीद की जो भतीजी है मारिया आलम, उन्होंने क्या कहा, बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। जिहाद करके अगर वोट को भी जिहाद के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उस वोट से जन्नत नहीं मिलेगा, जहन्नुम जरूर मिल जाएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट वो है कि भारत का संविधान शरीयत से नहीं, कोई व्यक्तिगत कानून से नहीं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलाएंगे। अब ये डराने की बात नहीं है जब ये रिपोर्ट पीएमओ से आती है कि 65 साल का आकलन किया, हिंदू 7% कम हो गए, मुसलमान 44% बढ़ गए। भारत के अंदर तो हिंदू 8% घटाई, मुस्लिमों की आबादी उससे ज्यादा कई गुना बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठीक इसके उल्टा हुआ है, इधर कम हुआ है। यानी यहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान तेजी के साथ बढ़ा है, उसकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी। हिंदुओं की आबादी घटी, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? सही वहां पर हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ घटी है। 22% हिंदू था बांग्लादेश में, आज 7% रह गया। पाकिस्तान में नाम मात्र का रह गया। और ये जो शरीयत की वकालत करते हैं, सही बात है, ये कठपुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता, इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए, अगर उस पीड़ित मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है जिसमें भारत के किसी नागरिक का हित नहीं होना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इन सभी पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है, उनको नागरिकता देने के लिए वचनबद्ध है, उसका लोग विरोध करते हैं। भारत के अंदर महीनों महीनों जाम रखते हैं, महीनों महीनों उग्र प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करने का प्रयास करते हैं। यह मानसिकता क्या दिखाती है? यह मानसिकता दिखाती है इन्हें मानवता से नहीं, इन्हें देश से नहीं, अपने मजहब से ज्यादा प्यार है। सही बात। और मजहब को देश की तुलना में आप ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे तो नया भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी से देशों में जब जाते हैं वहां कहते हैं कि ये मोदी जी की सरकार, ये योगी जी की सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ये विदेशों की धरती पर बैठकर वो कहते हैं, और वहां अमेरिका के और लंदन के न्यूज़पेपर्स ये रिपोर्ट छापते भी हैं।
याद करिए 2010 में जब श्री राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे थे, तब उन्होंने कहा था ना कि हमें आईएसआई से भय नहीं है, हमें किसी आतंकी संगठन से भय नहीं है, हमें भारत के अंदर हिंदुओं से भय है। तो आपको हिंदुओं से भय है, हिंदुओं को इन्हीं की सरकार के समय आतंकवादी कहा गया था, तो उन हिंदुओं से वोट क्यों मांग रहे हो? फिर उनसे दूरी बना के रखो ना। वैसे भी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो इनको अपने आप को हिंदू बोलने में ही शर्म लगती है, और हिंदुओं को लोग आतंकवादी कहते हैं। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को और हिंदुओं को अपमानित करते हैं, और वोट इनको हिंदुओं का चाहिए। जाति के आधार पर उसी हिंदू को बांटेंगे, ये नहीं चलेगा। ये दोगलापन और दोहरी जोरा चरित्र देश नहीं स्वीकार करता। जनता सवाल ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग देश के अंदर में रह करके गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे तक की बात कर देते हैं, तो इस बात में कितना दम है? देखिए, गजवाई हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला है। मुझसे नोट करके लिख लो, कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी, लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला है। और भारत अपनी यात्रा को इसी रूप में लेकर के आगे बढ़ेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। एक और सवाल ले सकते हैं। मुझे ये पूछना है, क्या इस चुनाव के बाद मोदी सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी? ये तो लागू होना ही चाहिए, और ये हमने अपने संकल्प पत्र में भी, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं जारी करती, संकल्प पत्र देती। संकल्प का मतलब विकल्प नहीं, उसको हर हाल में होना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम देश के अंदर एक समान कानून लागू करेंगे। और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक समान नागरिक कानून के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। फिर ओवैसी जी कहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है, हमारे बच्चों को गिनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनसंख्या तो नियंत्रित होनी चाहिए, उसमें बहुत उत्पादन की आवश्यकता है। सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि अब यूसीसी आएगा तो सरकार ये तय करेगी हम क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने पीने पे कोई वो नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो घोषणा पत्र में देखो ना, वह तो हिंदुओं का कितना बड़ा अपमान कर रही है। कह रही है, कांग्रेस कहती है अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कौन सा ऐसा खाना है जिसमें बहुसंख्यक परहेज करता है और अल्पसंख्यक चाव से खाता है? तो केवल है गोमांस। भारत का सनातन धर्मावलंबी नहीं खाता। भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के तमाम राज्यों में गौवध अधिनियम भी लागू है। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस इतना तो साहस कर सकती है कि अब वह हिंदुओं की आस्था पर इस हद तक जाति खिलवाड़ करती है। और आज कांग्रेस वही शरारत कर रही है। ये वही अंग्रेजों का डीएनए इनके अंदर आ गया है, और उसी को ये अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना, मजा आया इस पार्ट में। पीछे जो मतलब कि हमने फर्स्ट पार्ट देखा था ना, उसमें थोड़ा सा हाथ हौला था, लेकिन इस पार्ट में मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब कि क्वेश्चन जो पूछे हैं ना, वो काफी अच्छे हैं। लेकिन यार अगर बात की मतलब कि बात इससे नहीं समझ लगती कि मतलब कि ये चीजें चल कैसे सकती हैं। अगर आप किसी देश में हैं, उधर की मतलब कि हर चीज खा पी रहे हैं, आपको सारे एक राइट्स उधर मिले हुए हैं, तो फिर भी आप ये गजवा हिंद या ये चीजें मतलब कि क्या करते रहते हैं। नो डाउट भाई पाकिस्तान में ऐसे कुछ फिरके बने हुए हैं जो कि इस चीज को प्रमोट करते हैं कि एक दिन गजवा हिंद होना है। वो लाल टोपी और ये 4-5 हमने मतलब के स्पेशल बंदे रखे हुए हैं जो कि इस चीज को प्रमोट करते हैं कि गजवा हिंद होना है, एक दिन हमने इंडिया को पूरा उस पर कब्जा कर लेना है। लेकिन इस चीज से भाई निकलना चाहिए, चाहे जितना जल्दी हो सके ना, इस चीज से भाई बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि गजवा हिंद आप डिजिटल दौर है, कहाँ गजवा हिंद होगा, कहाँ तलवारें आएंगी, क्या कुछ होगा।
अब तो भाई जमाना ये है कि भाई हमने जो बच्चे हैं उनको अच्छा एक फ्यूचर आप ना दो, मतलब कि उनको एक इतना काबिल बना लो कि वो इस दुनिया के साथ भाई स्टैंड हो सके। जो गजवा हिंद सीखते हैं उनको भाई अभी मतलब कि यही चीज का नहीं पता, बहुत सारी चीजों का नहीं पता। अब थोड़ी सी चीजें इधर क्या बतानी है, वो उसी चीज में अटके हुए हैं। और भाई इंडिया में तो ऐसे ऐसे वो ऐसे योगी जी ने सही बोला है, मुल्ला काट के, क्या नाम बहुत फनी था, मतलब कि कट मुल्ले ये बात अजीब सी, मतलब कि वो एक इंडिया में बैठ कर धमकियां देते रहते हैं कि हमने ये कर देना है वो। यार जैसा भी है ना, ये इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश में उन्होंने भाई बताया भी है, जो भी ये मौलवी फसाद डालते हैं ना उनको भाई मतलब कि एक सही उन्होंने रखा हुआ उस साइड पर। बाकी कुछ लोग गलत इंफॉर्मेशन भी फैलाते हैं कि उधर मुसलमान को मिल ही कुछ नहीं रहा। ये बात भी मुझे लगता है कि बहुत सारी एक ना गलत है। उधर भाई हर चीज एक बराबर उनको हकूक मिल रहे हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई योगी साहब सवाल जवाब जो कर दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात उन्होंने सही बात बोली है कि भाई हम अपने अवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और मोदी जी सरकार के लिए, सरकार जो है ना, इसने भाई पिछले 2014 से लेकर अब तक भाई उसने एक हर चीज़ का जाल बिछाया हुआ है। चाहे उसमें कॉलेज हैं, चाहे उसमें भाई ट्रेनें हैं, चाहे उसमें भाई अपना एयरपोर्ट हैं, चाहे उसमें भी अपना जहाज़ हैं। ये चीज़ देखें कि भाई हर लिहाज से उन्होंने बताया है कि पहले हमारे पास इतना कुछ था, अब हमारे पास इतना है। तो ज़ाहिर बात है भाई, जब गवर्नमेंट अच्छी होगी तो ज़ाहिर बात है वो अपने अपने मुल्क में अपनी अवाम के लिए सोचेगी। तो ज़ाहिर बात है अवाम उनका साथ देगी। और 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। लेकिन अब योगी जी कह रहे हैं कि भाई आप अगली बारी जो है ना वो भी मोदी सरकार की है। तो ज़ाहिर बात है अभी उन्होंने जब सवाल किया कि भाई अगर तीसरी बार भी वो हो गए तो ज़ाहिर बात है उसके बाद तो इलेक्शन हो गई नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई इरादा तो ऐसे ही है। लेकिन एक चीज़ है कि भाई ये राहुल गांधी जो है ना, इसकी फैमिली पूरी बहु अजदाद से ये सियासत कर रहे थे। लेकिन इन्होंने भाई जब इनकी हुकूमत भी आई है, लेकिन इन्होंने ना कोई अवाम को रिलीफ दी है, ना ही किसी और तरीके से अपनी अवाम को फ़ायदा सोचा है। लेकिन जब ये बंदे आए हैं तो इन्होंने भाई अपनी अवाम के लिए बहुत कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो भाई आज वो उनको हर तरीके से याद कर रहे हैं। इस तरह भाई जब इधर उनसे सवाल किया गया है ना कि नेक्स्ट जो पीएम है वो कौन बनेगा, तो तब भाई उन्होंने ये देखो कि एक अपना एतमाद से बोला कि नेक्स्ट पीएम जो है ना वो भी भाई मोदी सरकार, मोदी जी इधर ही आएंगे। ये होता है भाई उनको अपना एक अपने आप पर भरोसा है गया, जो भाई उन्होंने एक अवाम के जो अवाम की जो एक उम्मीदें ना उन पर वो पूरे उतरे हैं गया, उन्होंने ख्याल रखा है गया। ये देखो कि जिधर भाई अपना कोई चीज़ भी नहीं जाती उधर भाई उन्होंने अपना लैंड गाड़ियाँ जो है वो भाई उधर से लगा उधर पहुंचा दी हुई हैं कि इतना सफ़र आसान कर दिया कि जो घंटों का सफ़र था ना भाई वो मिनटों में कर दिया गया। आज जो अपना सिटी है उधर भाई उन्होंने कोई ऐसी सिटी नहीं जिधर भाई उन्होंने एयरपोर्ट नहीं बना दिए गए। ये होता है क्या हुकूमत, उन्होंने भाई अपनी आवाम का साथ दिया है गया, आवाम का ख्याल रखा है गया, उनकी उम्मीदों पर भाई वो उतरे हैं। तो भाई वो ज़ाहिर बात है वो नेक्स्ट पीएम अपने एक भरोसे से कह रहा है कि नेक्स्ट पीएम भी मोदी सरकार होगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। और आप भाई तीसरी दफा हुकूमत पीएम मोदी कर भी रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले का है उनका ये इंटरव्यू। लेकिन देखो ना यार, कितना एक कॉन्फिडेंस के साथ उनके एक सवालों के उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि फुल तैयारी के साथ, तैयारी उसी वक्त होती है जब आपने एक अच्छा परफॉर्म किया, आपने एक फिंगर टिप्स के ऊपर जो भी मसले मसाइल है लोगों के वो भाई हल किए, और आगे भाई उनका पता हो कि हमने किस हद तक जो है ना वो, क्योंकि एक टाइम के ऊपर भाई मसले मसाइल है भी बहुत इंडिया के अंदर, और उनको एकदम समेटना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम था। और जाहिर बात है इस तरह की अपोजिशन के साथ फिर मुकाबला करना, फिर आगे लोगों का एतमाद जीतना, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन कम अज कम जो है ना वो उस चीज़ के ऊपर भाई ये हुकूमत पूरा ज़रूर उतरी है। लेकिन पीएम मोदी सीएम योगी की बात करें तो भाई उनसे जो भी उन्होंने क्वेश्चन किए हैं ना, उन्होंने बहुत एक पुरएतमाद उनका जवाब दिया। लेकिन मज़ा आता है यार, देखो ना
पॉलिटिक्स यही होती है, एक जमहूरियत यही होती है। उन्होंने देख लो इतने सवाल किए, उन्होंने टारगेट किसको किया है? सिर्फ जो उनकी अपोजिशन पार्टी है, कि देख लो उन्होंने एक टाइम के ऊपर क्या किया, उनको एक सामने रख के, उनके जो जो काम थे उनको सामने रख के उन्होंने जवाब दिया कि ये उन्होंने नहीं किया, ये हमने कर दिया है, और आज लोग जो है ना वो हमारे साथ हैं। तो ये उनके भाई एक अच्छा था, बाकी अच्छा इंटरव्यू। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल